अगर आपसे कोई पूछे कि 20वीं सदी का सबसे क्रूर तानाशाह कौन रहा है तो शायद आप भी ज्यादातर लोगों की तरह हिटलर का ही नाम लेंगे। और ये बात भी सही है कि किसी की क्रूरता को नापने का कोई पैमाना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इस बात को एक स्टैंडर्ड मान लें कि किस डिक्टेटर ने कितने लोगों को मारा, तो शायद आपको जानकर हैरानी हो कि सोवियत यूनियन के स्टालिन और चीन के माओ जेडोंग का नाम हिटलर से ऊपर आता है। जी हाँ, तो आखिर कैसे फैसला होगा कि कौन सबसे क्रूर तानाशाह था? आइए इस सवाल पर जरा डिटेल में विचार करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हिटलर की बात की जाए तो इतिहासकारों के लिए हिटलर हमेशा से ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि न सिर्फ हिटलर लाखों की जान लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन उसने इसके लिए जो मेथड यूज किया वो भी काफी यूनिक था। अगर आप हिटलर के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज आपको यही समझ में आती है कि हिटलर ने जिन लोगों को मारा है वो किसी मजबूरी के कारण नहीं मारा, बल्कि वो चाहता था कि उसके देश से उन लोगों का सफाया हो जाए। और इसी वजह से उसने अडोल्फ एचमैन नाम के एक इंसान को ये काम सौंपा था कि वो ऐसा तरीका इजाद करे जिससे जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जा सके। और एचमैन ने इसके बाद पॉइजन गैस को एक एफिशिएंट मेथड की तरह चुना। अब अगर हिटलर के विक्टिम्स की बात की जाए तो हमें सबसे पहले ज्यूज का ध्यान आता है। हिटलर को करीब 60 लाख ज्यूज की मौत का जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसमें से बहुत से लोगों को तो बहुत ही कम समय के दौरान ही मार दिया गया। जैसे कि सितंबर 1942 से नवंबर 1942 के 3 महीनों के बीच में हिटलर ने 13 लाख से ज्यादा ज्यूज को मौत की घाट उतार दिया था। लेकिन हिटलर का टारगेट सिर्फ ज्यूज ही नहीं थे, बल्कि उसने 15 लाख रोमानी लोगों को भी मारा था। रोमानी लोग वो थे जो करीब 1000 साल पहले भारत से माइग्रेट होकर यूरोप चले गए थे और फिर उन्होंने वहीं पर अपनी बस्तियां बसा ली थी। ज्यूज और रोमानीज, इनके अलावा हिटलर का टारगेट कम्युनिस्ट, होमोसेक्सुअल्स और पॉलिश और रशियन ओरिजिन के लोग भी बने। इसके अलावा हिटलर को जर्मन रेस की श्रेष्ठता पर बहुत अभियान था, इसलिए उसने जर्मनी के सभी डिसेबल्ड लोगों को भी मार गिराया ताकि उनके कारण आने वाली जर्मन नस्ल कमजोर न बने। अब इस तरह से हम हिटलर द्वारा मारे गए टोटल लोगों को गिने तो उसने करीब 1.6 करोड़ से 2 करोड़ के बीच लोगों की जान ली थी। हिटलर के बारे में ये भी हमेशा से हाईलाइट किया जाता है दोस्तों कि ये तो तब था जब हिटलर 10 साल से भी कम पावर में रहा, और अगर उसका राज खत्म न होता तो कई और लोग उसकी क्रूरता की भेंट चढ़ जाते। इस बात का एक सबूत खुद अडोल्फ एचमैन है, जिसने गैस चैम्बर्स में लोगों को मारने की टेक्निक इजाद की थी। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब एचमैन की सबसे बड़ी कंप्लेंट यही थी कि युद्ध के कारण उसकी गैस सप्लाई इंटरप्ट हो रही है। इसके अलावा वो उन जर्मन गार्ड्स को युद्ध में लड़ने के लिए भेजे जाने से भी नाराज था जो ज्यूज के प्रिजन कैंप्स में तैनात थे, क्योंकि कम गार्ड्स का मतलब था कि उन्हें ज्यादा ज्यूज को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि वो इन कैंप्स में रोजमर्रा के काम कर सके। हिटलर के बाद अब चलते हैं दोस्तों जोसेफ स्टालिन पर, जो खुद को हिटलर का सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। लेकिन अगर आप दोनों के डेथ काउंट को देखोगे तो आपको इनमें कई सिमिलैरिटीज भी दिखेंगी। स्टालिन की स्टोरी में डेथ बहुत ही पहले आ जाती है और बहुत ही अजीब ढंग से आती है। स्टालिन की बायोग्राफी लिखने वाले हिस्टोरियन स्टीफन कॉकटेन का कहना है कि जब लेनिन की मौत हुई तो स्टालिन के सामने सबसे बड़ा टास्क यही था कि वो पूरे सोवियत यूनियन को कैसे कम्युनिस्ट बनाएगा, जो उसने 20 के दशक में बखूबी किया भी। लेकिन जब फाइनली स्टालिन और रशियन रिवॉल्यूशन का सपना साकार हो गया था तब स्टालिन को अपने आसपास के लोगों से ही डर लगने लगा था और उसने टॉप मिलिट्री जनरल्स, पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडर्स और अपने ज्यादातर करीबी साथियों को झूठे मुकदमे में फंसाकर मौत की सजा देनी शुरू कर दी थी। इस घटना को दुनिया भर में लोग द ग्रेट पर्ज के नाम से भी जानते हैं और यही वजह थी कि जब हिटलर ने बाद में सोवियत यूनियन पर हमला किया तो स्टालिन पूरी तरह तैयार था नहीं, क्योंकि उसने अपने देश के ज्यादातर टैलेंटेड लीडर्स को तो मरवा ही दिया था। जो लोग स्टालिन की ग्रेट पर्ज से बच गए उनकी किस्मत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि उन्हें फिर गुलाग्स में भेज दिया गया। गुलाग्स वो लेबर कैंप्स थे जिनसे आज के नॉर्थ कोरिया के लेबर कैंप्स इंस्पायर्ड हैं। यहाँ एक वक्त के खाने पर लोगों से 16 से 18 घंटे तक काम करवाया जाता था। कोई बीमार हो जाए तो उसकी केयर नहीं की जाती थी और कई बार तो पूरे कैंप में इन्फेक्शन फैल जाने पर भी लोगों को यूं ही मरने दिया जाता था। कहा जाता है कि जहां द ग्रेट पर्ज के दौरान
करीब 10 लाख लोग मारे गए। वहीं गुलाग्स की वजह से 1.2 करोड़ लोगों की जान गई। लेकिन स्टालिन की क्रूरता यहीं तक नहीं थी, क्योंकि स्टालिन की कम्युनिस्ट पॉलिसीज के कारण 1930 के दशक में देश में कई अकाल भी पड़े, जिनकी वजह से बहुत से लोग सिर्फ भूख से ही मर गए। इस अकाल में मरने वालों की संख्या 15 लाख से ऊपर बताई जाती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है कि इसमें ज्यादातर लोग यूक्रेन से थे। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं दोस्तों कि आज यूक्रेन के जिन इलाकों को पुतिन रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन होने के कारण क्लेम कर रहे हैं, वो इलाके रशियन स्पीकिंग इसलिए बने क्योंकि अकाल के कारण वहां के नेटिव यूक्रेनियंस तो मर गए थे और एक बहुत बड़े लेवल पर डीपॉपुलेशन हुई थी। इसके बाद रूस से भारी मात्रा में लोग वहां जाकर सेटल हो गए। अगर स्टालिन के डेथ काउंट को देखा जाए तो स्टालिन करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत के जिम्मेदार थे। लेकिन अगर आपको हिटलर और स्टालिन का आंकड़ा बहुत ज्यादा लग रहा था तो हमें सिर्फ अपने पड़ोसी देश चीन को देखने की भी जरूरत है, जहां 1949 में माओ जेडोंग ने कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन लाकर पूरे देश को ही कम्युनिस्ट सिस्टम के अंडर कर दिया था। बाकी लीडर से अलग माओ को हमेशा ही एक हीरो के तौर पर देखा जाता था और बहुत से लोग आज भी माओ को एक हीरो ही मानते हैं। जी हाँ, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो यही है कि माओ ने जापानीज इन्वेडर से चीन को आजाद करवाने में एक बड़ी भूमिका निभाई और इसके बाद उनका जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन था उसमें भी एक समय में उनके पास सिर्फ 6000 सोल्जर्स रह गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक से चीन जैसे बड़े देश को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद माओ ने कुछ रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स भी लिए, जैसे कि औरतों को इक्वल राइट्स देना या फिर सभी के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था कराना, जिस वजह से माओ को लेकर आज भी लोगों के मन में सिंपैथी है। लेकिन इसका ये मतलब तो है नहीं कि माओ के हाथ खून से नहीं रखे हुए हैं। माओ ने अकेले 40 से 60 लाख लोग तो सिर्फ चीन के जुडिशियल सिस्टम की मदद से मार दिए थे। अपनी रिवॉल्यूशन के बाद माओ ने हर इंसान को जेल में डालना शुरू कर दिया था जो उनके रिवॉल्यूशन के खिलाफ थे। इसके अलावा लोगों पर शक होने पर भी उन्हें इसी तरह जेल में डाल दिया जाता था और बहुत ही एक तरफा मुकदमा चलाने के बाद उन्हें गद्दार करार कर दिया जाता था। कई लोगों को तो माओ के इस सिस्टम ने सीधा ही मौत की सजा दे दी और बाकी लोग उन लेबर कैंप्स में मर गए जिन्हें माओ ने स्टालिन से इंस्पायर होकर चीन में सेटअप किया था। कहा जाता है कि इन लेबर कैंप्स और जुडिशियल ट्रायल्स के कारण करीब 2.5 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद माओ की ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन शुरू होती है, जिसमें चीन को सोवियत स्टाइल में डिजाइन किया जाता है और सोवियत यूनियन की तरह ही इससे उनकी फार्मिंग पर बुरा असर पड़ता है और वहां भी अकाल पड़ना शुरू हो जाता है। अब इस भुखमरी के दौरान करीब 3 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और इसे दुनिया के सबसे बड़े अकाल के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर भी माओ नहीं रुके, क्योंकि ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बाद कल्चरल रिवॉल्यूशन आ गया, जिसमें माओ ने चीन के लोगों की साइकोलॉजी में कम्युनिज्म के प्रिंसिपल्स को उतारने की कोशिश की। खुद चीन के करंट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी इसका शिकार हुए थे, जिन्हें अपनी कंफर्टेबल लाइफ छोड़कर कुछ सालों तक फार्म्स पर काम करना पड़ा था। जी हाँ, इस कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान कई सारी कम्युनिस्ट पॉलिसीज को अडॉप्ट किया गया और इसमें भी 2 करोड़ लोगों ने अलग अलग कारणों से अपनी जान गंवाई। अंत में अगर हम माओ के डेथ काउंट को देखें तो माओ के कारण करीब 8 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जो कि इतिहास में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है दोस्तों कि जहां हिटलर ने उन लोगों को मारा जिन्हें वो अपना दुश्मन समझता था और जिनसे वो नफरत करता था, वहीं अगर हम स्टालिन और माओ को देखें तो इनके कारण इनके अपने ही लोगों की मौतें हुई हैं। ये जरूर था कि उन्होंने भी अपने दुश्मनों को नहीं बख्शा, लेकिन उनके समय में मौत के ज्यादा बड़े कारण उनकी फॉल्टी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जो कि एक बहुत ही अलग किस्म का टॉर्चर था। अब क्या ये बात इन्हें हिटलर से ज्यादा क्रूर बनाती है या कम क्रूर? इसका फैसला तो आपको ही करना है। लेकिन साथ में जाते जाते हमें कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि हिटलर भी अपने देश पर माओ या स्टालिन की तरह कई दशकों तक राज कर पाता तो उसकी वजह से ज्यादा लोग अपनी जान गंवाते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।